औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा आवाज़ और स्क्रीन दोनों चीज़ें क्लियर है? Done। जी, तो कल हम लोगों ने एक एक्ट पढ़ा था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि हम लोगों ने कल कुछ डेफिनेशंस कवर की थी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की, क्योंकि उसको अगर मैं एक्ट बोलूंगा तो उसकी बेहरमती सी हो जाएगी। तो डेफिनेशंस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। कोई सवाल कल के हमारे टॉपिक में से? हम लोगों ने कहा था कि जो याद करने वाली चीजें हैं वो बस आप लोगों ने एज इट इज याद कर लेनी है, ताकि आई कैप के अंदर अगर वो आपसे 8-10 नंबर का सवाल करता है तो आप उसको इजीली टैकल कर सकें, उसका इजीली आंसर दे सकें। सेम गोज विद नाउ। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का है, कि पैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कैसे भेजे जाते हैं, उसके पीछे बैकएंड के ऊपर कौन से इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे होते हैं, किस तरीके से वो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है, पेमेंट सिस्टम किसे कहते हैं। तो ये सारी डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। अब अगेन आईकैप ने क्या किया, 2007 में आए हुए कानून से कुछ डेफिनेशन उठाई और किताब में डाल दें, और आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उसको अच्छे से क्रैम कर लेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, कॉन्सेप्ट लेते जाना है और बाद में उसको क्रैम करते जाना है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, पहली चीज, कुछ बेसिक सी बुनियादी बातें देखते हैं। जो रेलेवेंट लॉ पाकिस्तान में कायम है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007। पाकिस्तान में जो रेलिवेंट लॉ काम कर रहा है फंड ट्रांसफर में, दैट इज पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007। ठीक है, थैंक यू, आप लोगों ने हमें ये बात बताई। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि ईएफटी, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है पैसे का। क्या मतलब? एक बंदा ये और एक बंदा ये, इनके दरमियान आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस भाई ने गुड्स देनी थी, ये भाई गुड्स दिया है, इस भाई ने पैसे देने थे। इसने क्या किया, इसने जेब से मोबाइल निकाला, मोबाइल के अंदर ये एक ऐप में गया, ऐप में उसके पैसे पड़े हुए थे, उसने अपने वो पैसे इस बंदे को ट्रांसफर कर दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी कहते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, यानी कि वेब बेस्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इस बंदे का मिजान बैंक में अगर अकाउंट है, तो अब ये मिजान की वेबसाइट पे जाके लॉग इन करके अपने क्रेडेंशियल्स डाल के पैसे ट्रांसफर कर सकता है। ये ऐप से कर सकता है,
इन शॉर्ट कोई भी ऐसा तरीका जिसमें फिजिकल मूवमेंट ना हो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कहलाता है, जिसके अंदर बैंक स्टाफ डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। बैंक स्टाफ डायरेक्टली कब इन्वॉल्व होगा? जब ये भाई चल के बैंक जाते, जब ये भाई चल के बैंक जाते और काउंटर पे खड़े होकर कहते हैं यार मुझे ये पैसे मिस्टर ए को भेजने हैं, ये मिस्टर ए का अकाउंट नंबर है, इसमें डाल दें। तो आपने बैंकिंग स्टाफ को तंग नहीं करना, फिजिकली नहीं जाना, कोई चेक वगैरह इशू नहीं करना, आपने कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बेस्ड ट्रांजैक्शंस करनी है। दैट कैन बी वेब बेस्ड, दैट कैन बी एप्लीकेशन बेस्ड। ये सेम बैंक्स के अंदर भी हो सकती हैं, सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी हो सकती हैं, या मल्टीपल भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मिजान से पैसे मिजान में जाएं। मिजान से पैसे आप अल हबीब में भेज सकते हैं, फैसल बैंक में भेज सकते हैं, अलाइड में भेज सकते हैं। सेम अगर आपका अकाउंट अलाइड में है तो आप एमसीबी में भेज सकते हैं, मिजान में भेज सकते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है? तारों के दरमियान पैसों की मूवमेंट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट का, सिंगल बैंक के अंदर या मल्टीपल बैंक्स के अंदर। और ये कंप्यूटर बेस्ड है जिसके अंदर बैंकिंग स्टाफ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। मगर ये जो एप्लीकेशन बनी है ये भी तो उसी बैंक की बनी है ना। बैंक ने क्या किया? बैंक ने एप्लीकेशन बनाई और खुद को एक स्टेप आगे कर दिया बाकियों से, कि भाई अब तुम्हें मेरे पास फिजिकली चल के आने की जरूरत नहीं है, तुम घर बैठे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन बनी है, जो एप्लीकेशन बनाई है बैंक ने, ये पेमेंट सिस्टम है। ये क्या कहलाता है? दिस इज पेमेंट सिस्टम। पेमेंट सिस्टम इज एनी सिस्टम जो कि यूज किया जाता है जिससे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सेटल कर सकें, डेबिट क्रेडिट कर सकें। क्या कर सकें? डेबिट क्रेडिट कर सकें। भाई जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को पैसे भेजती है, एक के अकाउंट में पैसे कम होते हैं, दूसरे के अकाउंट में पैसे ऐड हो जाते हैं। अगर मुझे वापडा का बिल भरना है और मुझे मिजान बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी ऐप पे जाऊंगा, बिल जनरेट करूंगा, अपने बैंक को ये हिदायत दूंगा, ये इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भाई इस ट्रांजैक्शन को सेटल करो, मेरे से पैसे काटो और दूसरे में पैसे ऐड कर दो। तो उस ऐप का दूसरा नाम, ये एक्ट क्या कहता है? पेमेंट सिस्टम। तो पेमेंट सिस्टम इज एनी सिस्टम जो कि आपकी ट्रांजैक्शंस को सेटल करती है मॉनेटरी वैल्यू के साथ। दिस इज ट्रांसफर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसे पड़े हुए हैं, पेमेंट सिस्टम मोबाइल के अंदर आपको दिखाता है कि इतने पैसे हैं। क्या वो पैसे हकीकत में मोबाइल के अंदर छुपे हुए हैं? नहीं, वो सिर्फ क्या है? मॉनेटरी वैल्यू जो कि आपको नजर आ रही है। अगर आप अपना मोबाइल खोल कर देखेंगे या मोबाइल का बैक कवर उतार कर देखेंगे तो आपको पैसे कैश में नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ एप्लीकेशन आपको उनकी वैल्यू दिखा रही है कि भाई मेरे पास तुम्हारे इतनी वैल्यू की मॉनेटरी मीन्स पड़ी हुई है, नकद नहीं है। तो तुम ये वैल्यू दूसरे को ट्रांसफर करके अपनी ट्रांजैक्शंस को सेटल डाउन कर सकते हो वाया पेमेंट सिस्टम। अब इसके अंदर टेक्निकली जब ये पेमेंट सिस्टम बनता है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को फॉलो किया जाता है, कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, कुछ रूल्स बनते हैं, कुछ प्रोसीजर्स बनते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बनते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें भी हम आगे पढ़ते हैं। मुझे बताइए इन चार बेसिक बातों में इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। रेलेवेंट लॉ का नाम हमें समझ आया, दैट इज पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट। ये क्या है?
एक अकाउंट से दूसरे अकाउंटों में पैसे भेजना, मल्टीपल अकाउंट्स में भी आप पैसे भेज सकते हैं एट अ सिंगल टाइम। बैंकिंग स्टाफ की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। भाई अगर मुझे रात को 1 बजे पेमेंट करनी है तो मेरे लिए रात के 1 बजे कोई बैंक ऑपरेशनल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी एप्लीकेशन खोलूंगा, मेरी एप्लीकेशन के अंदर जो मॉनेटरी वैल्यू मुझे ये शो हो रही है उसको उठा के अगले पार्टी के अकाउंट में भेज दूंगा, मेरी ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगी। एक स्टेप आगे चलते हैं और एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन आपका इंतजार कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है? इसको आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 3 हिस्सों में तैयार करें। पहले ये याद करें, फिर ये याद करें, फिर ये याद करें। और बल्कि मुझे यहाँ पे एक स्माइली बना देनी चाहिए, एक मुस्कुराती हुई सी स्माइली। आपको पता है ना स्माइली का मतलब क्या होता है? समझाने वाला कम है और आपके याद करने वाला ज्यादा है। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी की डेफिनेशन क्या कहती है। वो कहता है मनी ट्रांसफर्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड या इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है, मींस पैसे जो कि ट्रांसफर किए जा रहे हैं थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल। आप ये कह सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस। भाई आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आपको कुछ सामान पसंद आ जाता है, आपके जेब में पैसे नहीं है, आपने दूसरी पार्टी से ये चीज खरीदनी है, आपके पास आपका कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। आप उससे पूछते हैं कि यार मुझे ये चीज तुमसे खरीदनी है, क्या तुम्हारे पास मशीन है? तो वो मशीन क्या होती है? दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल जिसके थ्रू आप पैसे ट्रांसफर करते हैं। एटीएम, इसका आप सबको पता है। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट या कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट, वेब बेस्ड ऐप या मोबाइल एप्लीकेशन, उसके जरिए भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। मैग्नेटिक मीडियम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। अब अगेन डेबिट कार्ड इज नॉट एक्चुअल कैश, ये प्लास्टिक मनी होती है जो कि आप स्वाइप करते हैं और आपका पैसा दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है। या उनको लगा कि फ्यूचर में कल को कोई नई डिवाइसें भी आ सकती हैं तो उन्होंने लिख दिया एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके थ्रू आप पैसों को ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, ये पैसे जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो किसको इंस्ट्रक्ट करते हैं या किसको हम ये ऑथराइज करते हैं कि भाई तुमने ये पैसे ट्रांसफर करने हैं? अपने बैंक को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अब ये क्या है, ये हम लोगों ने कल बहुत डिटेल से कवर किया। और एनी अदर कंपनी या पर्सन, अगेन बैंक को लगा कि कल को कोई भी कंपनी इसमें ऐड हो सकती है तो बेहतर है कि सेफ खेलें। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड क्या है? मींस मनी ट्रांसफर थ्रू, पैसा ट्रांसफर किया गया इनमें से कोई एक चीज को फॉलो करते हुए, या पॉइंट ऑफ सेल पे, या मोबाइल ऐप यूज करते हुए, वेब की ऐप यूज करते हुए, एटीएम के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आपको पता ना एटीएम पे जाके भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कैश तो निकलवा ही सकते हैं मगर एटीएम को यूज करते हुए भी आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। और इसमें आप किसको ऑथराइज करते हैं, किसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं? अपने बैंक को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी कंपनी को। वो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि डेबिट कर दो एक अकाउंट को या क्रेडिट कर दो एक अकाउंट को। या तो तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा या तुम्हारे अकाउंट से पैसा जाएगा। एंड इंक्लूड्स, इसमें शामिल है
monetary value as represented by a claim on the issuer which is stored in an electronic device or payment instrument. भाई बात रिपीट कर रहा है, मेरे पास मेरे अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है, क्या मैं उसको अभी चाहूं तो कैश में निकाल सकता हूं अगर मेरा बैंक बंद है? नहीं। हाँ, एटीएम यूज करके मैं निकाल सकता हूँ, मगर अगर मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं और पैसे मेरी एप्लीकेशन में पड़े हुए हैं, क्या मोबाइल तोड़ के पैसे निकाल सकता हूँ? नहीं। तो ये क्या है? दिस इज जस्ट अ मॉनेटरी वैल्यू जो कि मुझे दिखाई जा रही है मेरी ऐप के अंदर कि भाई तुम्हारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, तुम इतने पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अब कई बैंक से लिमिट लगाई होती है कि आप डेली बेस पे इतना स्पेंड कर सकते हैं, मंथ बेस पे इतना स्पेंड कर सकते हैं, आपके कार्ड की लिमिट ये है, आपके अकाउंट की लिमिट ये है। तो स्टेट बैंक भी कुछ चीजें प्रिस्क्राइब कर सकती है, बैंक कुछ चीजें प्रिस्क्राइब कर सकता है, मगर जो डेबिट क्रेडिट होनी है ट्रांजैक्शन, उसके अंदर जो चीज इस्तेमाल होगी दैट वुड बी द मॉनेटरी वैल्यू, जो कि स्टोर हुई है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर या आपके पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है? आपका अकाउंट, मोबाइल ऐप, वेब एप्लीकेशन, ये सारी वही बातें जो कि हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए। जब आप ट्रांसफर कर देते हैं तो आपको रिसीट आती है, आपको बताया जाता है कि भाई इतने पैसे हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिए हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। या जब आपको पैसे मौसूल होते हैं तो आपको मैसेज आ जाता है रसीद का कि भाई इतने पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं। और ये वैल्यू वही होती है, उससे कम ज्यादा नहीं होती जितनी की आपने सिस्टम में एंट्री की होती है, नॉट लेस इन वैल्यू देन द मॉनेटरी वैल्यू जो कि आपने सिस्टम में ऐड की थी। आप कौन है? आप इशूअर है। जो पैसे इशू कर रहा है दूसरी पार्टी को वो इशूअर कहलाता है। अगर आपने पैसे भेजने हैं मुझे तो आप इशूअर होंगे, मैं रिसीविंग पार्टी होंगे। तो ये वो मॉनेटरी वैल्यू है जो कि इशूअर भेजता है अपने मोबाइल ऐप के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू, पेमेंट सिस्टम के थ्रू, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। और ये पैसा, ये वैल्यू स्टोर हुई है, और जब ये पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो एक रसीद आती है जो कि उसी वैल्यू की होती है जिससे आपने ट्रांजैक्शन की होती है, उससे कम ज्यादा की नहीं होती। और आपने उसको एक्सेप्ट किया होता है जब आपने रेलेवेंट अमाउंट सिस्टम में ऐड की होती है। जब आप रेलेवेंट अमाउंट सिस्टम में ऐड करते हैं, जब आप उसका पिन कोड एंटर करते हैं, फिंगरप्रिंट लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं, आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि यस, गो अहेड विद द ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन कर दो। फिंगरप्रिंट लगाने का मकसद, पिन कोड डालने का मकसद यही होता है कि भाई पैसे भेज दो, मैं अलाउ कर रहा हूँ, दिस इज माई अंडरटेकिंग, आई वॉन्ट कि ये पैसा दूसरे के अकाउंट में जाए। It also includes electronic transfer of monetary value on an electronic device that may be used for making payments. अब again, electronic devices कौन सी? Point of sale, ATM। तो शायद ने एक ही बात दो दफा घुमा के करने की कोशिश की है। अब बात आपको समझ जरूर आ गई है, बट एट द एंड क्रैमिंग इज द थिंग जो कि आपने करनी है। तो आपने उसको तीन हिस्सों में तोड़ के डिवाइड कर लेना है। पहले आपने ये हिस्सा याद करना है, फिर ये याद करना है, और फिर कड़वा घूंट लेके इसको एज इट इज क्रैम कर लेना। Still, if you have any question, do ask. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हमें समझ आया। अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की डेफिनेशन देखते हैं। बातें वही हैं, शायर ने
दोबारा से सब कुछ वैसे ही बयान करने की कोशिश की है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक फंड। अब वो कह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉनिक फंड को ट्रांसफर कैसे किया जाए। अब देखिएगा, बातें रिपीट करेगा। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मींस एनी ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ठीक है, अदर देन अ ट्रांजैक्शन जिसके अंदर चेक इन्वॉल्व हो, ड्राफ्ट इन्वॉल्व हो या कोई पेपर इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व हो, यानी कि प्योर इलेक्ट्रॉनिक। पेपर का इंस्ट्रूमेंट, चेक, ओवरड्राफ्ट, ड्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई प्रॉमिसरी नोट, ऐसा कुछ भी शामिल नहीं है। यानी कि आपको याद होगा, अदर देन बैंकिंग स्टाफ को डिस्टर्ब किए बगैर। तो बैंकिंग स्टाफ को कब डिस्टर्ब करते हैं? जब हम बैंक में जाके चेक पेश कर रहे होते हैं, ड्राफ्ट पेश कर रहे होते हैं, या उनसे कोई रसीद सिस्टम एंटर करने का कह रहे होते हैं, तो उनको नहीं हम लोगों ने छेड़ना, जो कि इनिशिएट होती है थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल। अब अगेन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल क्या है, हम लोग अभी देख कर आए हैं। पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, टेलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट, अगेन मोबाइल एप्स, पॉइंट ऑफ सेल हमें पता है, कोई और टर्मिनल, कोई और वैल्यू, या आपका कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, एटीएम बजाते खुद, कंप्यूटर मैग्नेटिक टेप, या कोई भी और ऐसी डिवाइस जो कि जिसके थ्रू आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं कि भाई मेरे बैंक, मेरे इदारे पैसा ट्रांसफर कर दो दूसरे अकाउंट में। टेक्निकली दिस डेफिनेशन इज समरी ऑफ दिस डेफिनेशन, मगर अनफॉर्चुनेटली आपको याद दोनों ही करनी है। अगर वो आपसे इलेक्ट्रॉनिक फंड पूछ रहा है तो आप पिछली बात लिख कर आएंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पूछ रहा है तो फिर आप ये वाली बात लिख कर आएंगे। तो बातें वही है, अंदाजे बयां उसने चेंज कर दिया। फिर एक डेफिनेशन आती है हमारे पास ऑपरेटर की। कि ऑपरेटर क्या है? देखें, मैं आपको एक फ्लो बताता हूं। आप लोगों ने सुना होगा जैस कैश का, सुना? आप लोगों ने सुना होगा इजी पैसा का। मुझे बताइए, क्या ये बैंक्स हैं? क्या जैस कैश एक बैंक है? क्या इजी पैसा एक बैंक है? नहीं, ये बैंक नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? ये ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इदारा है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इदारा है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको स्टेट बैंक ने ऑथराइज कर दिया कि हाँ तुम इस तरह की ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। बैंक ना होने के बावजूद भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको अलाउ किया गया है कि तुम बैंकिंग जैसी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तुम अपने अंदर इंडिविजुअल कस्टमर्स के छोटी लिमिट के अकाउंट खोल सकते हो जिसमें वो अपनी ट्रांजैक्शंस पूरी कर लें, क्योंकि हर बंदा बैंक में जाता हुआ घबराता है, बहुत सारा उसको पेपर वर्क करना पड़ता है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स दिखाने पड़ते हैं, तो उसको पैसे भी इतने ज्यादा नहीं आने होते। तो वो क्या करता है, छोटा सा एक अकाउंट खुलवाता है जैस कैश में, इजी पैसा में, और ट्रांसफरिंग करता रहता है। सेम गोज विद हॉस्टलाइट्स, जो लोग दूर दराज से पढ़ने आते हैं दूसरे शहर में, अब उनको जरूरत नहीं कि वो कुछ स्पेसिफिक अकाउंट खुलवाएं अपना, वो इस तरह के छोटे अकाउंट से अपनी नीड्स को फुलफिल कर लेते हैं। तो ये एक ऐसा फाइनेंशियल या इंस्टीट्यूशनल इदारा है जो कि ऑथराइज किया है बाय स्टेट बैंक कि भाई ठीक है, तुम ये काम कर सकते हो, ये पेमेंट सिस्टम चला सकते हो। टेक्निकली दीज आर द पेमेंट सिस्टम्स। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसके थ्रू पेमेंट आती है, पेमेंट जाती है।
पर चूंकि ये स्टेट बैंक की तरफ से ऑथराइज्ड है तो हम इसमें एक नया वर्ड ऐड करते हैं, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम यानी कि जब जैस कैश ने मार्केट में आना था, जब इजी पैसा ने मार्केट में आना था, जब नया पे ने मार्केट में आना था, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से मार्केट में आ गए। उन्होंने बकायदा लाइसेंस लिया हुआ। इनकी कोई ना कोई अटैचमेंट किसी और बैंकिंग चैनल के साथ होगी, सपोर्ट होगी, तभी स्टेट बैंक ने तमाम चीजों को देखते हुए उनको ऑथराइज किया कि हाँ, आज से हमने तुम्हारे तमाम कंट्रोल्स को चेक कर लिया है और तुम लोग एक डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम हो, तुम लोगों को लाइसेंस हम दे रहे हैं, जिसकी वजह से तुम डीपीएस कहलाते हो। हर पेमेंट सिस्टम डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अपना पेमेंट सिस्टम लॉन्च करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग, अगर मुझे अगर अगर लोगों ने मुझे पैसा भेजना है तो लोग मेरी वेबसाइट पे आए, मेरी वेबसाइट पे क्यूआर कोड आ रहा होगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करें, उस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद लोग अपने पैसे मेरे पास जमा करवा सकते हैं और फिर दूसरी पार्टी को अगर कैश की जरूरत है तो वो उसी क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे ले सकती है। ये मेरा पेमेंट सिस्टम है। मगर क्या लोगों का इस पर ट्रस्ट होगा? नहीं होगा। ट्रस्ट किस चीज पे होगा? जो कि मार्केट में चल रही है, जिसकी तरफ से स्टेट बैंक ने लाइसेंस इशू किए हैं, उसको डेजिग्नेटेड बनाया हुआ कि भाई तुम लोग ये काम करने के अहल हो। तो हर पेमेंट सिस्टम डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम नहीं होता। अभी ये बात दोबारा भी रिपीट करते हैं। डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम, भाई स्टेट बैंक हर पेमेंट सिस्टम को डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम बना सकता है और उसके लिए स्टेट बैंक में डेजिग्नेट अ पेमेंट सिस्टम इनटू अ डीपीएस बाय अ रिटन ऑर्डर। स्टेट बैंक एक रिटन ऑर्डर देगा जिसके थ्रू आप पेमेंट सिस्टम को डेजिग्नेट कर सकते हैं, मगर उसके लिए देखना पड़ेगा कि क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं। स्टेट बैंक सबसे पहले क्या करेगा? इंस्पेक्ट करेगा उस ऑफिस को, उनकी प्रेमिसेस को। अगर जैस कैश वालों ने अप्लाई किया स्टेट बैंक की सर आए और आके हमारा पेमेंट सिस्टम देखें और अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है तो उसको ऑथराइज कर दें, तो स्टेट बैंक क्या करेगा? सबसे पहले उनका ऑफिस चेक करेगा, उनकी मशीनरी देखेगा, उनके इक्विपमेंट्स को देखेगा, उनके कंट्रोल्स को देखेगा, जो टूल्स वो यूज कर रहे हैं, जो ऑपरेटर्स वो यूज कर रहे हैं, वो चेक करेगा, उनके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, एसएससीपी से बात करेगा, एफपीआर से बात करेगा, कुछ रिपोर्ट्स और मंगवाएगा, ट्रांजैक्शंस चेक करेगा, अकाउंट बैलेंसेस चेक करेगा, जो लोग इन्वॉल्व हैं उस पेमेंट सिस्टम को बनाने में उनको चेक किया जाएगा। और सब कुछ चेक करने के बाद अगर वो मुतमईन हो गया तभी वो उनको लाइसेंस देगा। और जब लाइसेंस मिल जाता है तो फिर वो बाकियों से एक ऊंचे दर्जे पे चली जाती है। नाउ दे आर डेजिग्नेटेड। अब लोगों का उन पे ट्रस्ट ज्यादा डेवलप हो जाता है। तो पहली चीज तो ये जो कि आपको पता होनी चाहिए कि हर पेमेंट सिस्टम इज नॉट अ डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। स्टेट बैंक जिसको चाहे ऑथराइज करके लाइसेंस दे सकता है, डेजिग्नेट कर सकता है बाय रिटन ऑर्डर। अब ये डेजिग्नेशन रिवोक भी की जा सकती है अगर ये सारी चीजें या इनमें से कोई भी चीज हो जाए। देखिए यहाँ पे और आ रहा है, तो इनमें से कोई दो, कोई भी एक, कोई भी तीन या सारी हो जाए तो आप वो लाइसेंस वापस ले सकते हैं। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ लॉजिकल एरिया। और आई कैप यहाँ से भी सवाल निकाल के दे सकता है कि भाई तरीके बता दे जहां जहां से लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है। नंबर वन, वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम, तो आप लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। भाई उसकी ऐप ज्यादा टाइम खराब रहती है, पैसे ट्रांसफर करो तो उसी वक्त ट्रांसफर नहीं होते, कुछ पहले एरर मैसेजेस आते हैं और बाद में वो बहुत देर के बाद ट्रांसफर होते हैं। तो दे आर सीजिंग टू ऑपरेट इफेक्टिवली। शुरू में ऑपरेटर ने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे,
वो फॉल्स थे, वो मिसलीडिंग थे, वो खराब बने हुए थे, झूठे थे, 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स दिए थे। या ऑपरेटर या वो इदारा वाइंडिंग अप के मोड में है। वाइंडिंग अप किसे कहते हैं? वाइंडिंग अप इज कि कंपनी जब खुद को बंद कर रही हो, दिस इज वाइंडिंग अप। या वो डिसॉल्व हो गई हो, कंपनी बंद हो गई हो, तब स्टेट बैंक वो लाइसेंस वापस ले सकता है। या कोई भी कंडीशन स्टेट बैंक की फॉलो ना की गई हो, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस तोड़ दी गई हो, या अगर स्टेट बैंक को लगे कि जनाब पब्लिक इंटरेस्ट में ये बेहतर है कि इस इदारे को बंद कर दिया जाए, क्योंकि चांसेस हैं कि यहाँ पे हैकिंग हो सकती है, तो स्टेट बैंक उसको बंद भी कर सकता है अगर उसको लगे। तो या तो वो ऑपरेटिवली काम करना बंद कर दे, खराब हो जाए, इफेक्टिवली काम ना कर रहे हो, या गलत इंफॉर्मेशन दी हो तब बंद किया जा सकता है, कंपनी इटसेल्फ खुद बंद हो रही हो, स्टेट बैंक की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस मानी ना गई हो, कॉन्ट्रावीन की गई हो, या पब्लिक इंटरेस्ट में हो इस चीज को बंद करना, तो स्टेट बैंक वो लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। मगर स्टेट बैंक लाइसेंस कैंसिल करने से पहले उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर प्रोवाइड करेगा। स्टेट बैंक shall not revoke a designation without giving an opportunity to an operator कि भाई आओ और अपना मुद्दा हमारे सामने रखो, उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। दो चीजें होती हैं, एक होता है सब कुछ रिवोक कर देना और एक होता है कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देना। अगर स्टेट बैंक को लग रहा है कि भाई रिवोक करने में टाइम है और मुझे उनको अभी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देनी है, तो स्टेट बैंक अगर पब्लिक इंटरेस्ट में चाहे तो फॉर द टाइम उसको सस्पेंड जरूर कर सकता है। वो इमीडिएटली सस्पेंड कर सकता है और फिर उनकी बात सुन के ये फैसला करेगा कि इसको रिवोक करना या नहीं करना। सस्पेंशन इज टू होल्ड एक्टिविटीज, मगर इदारा या वो लाइसेंस कायम रहता है। आप उसको ऑर्डर करते हैं भाई अपनी एक्टिविटीज, अपनी ट्रांजेक्शन रोक दो जब तक ये मुद्दा क्लियर नहीं हो जाता। और रेवोकेशन इज कि आप उससे वो लाइसेंस ही जाके पूरा का पूरा छीन लेते हैं। सस्पेंशन के अंदर लाइसेंस उन्हीं के पास रहता है बट उनकी एक्टिविटीज को रोक दिया जाता है। मुझे बताइए इस स्लाइड में कोई सवाल? अब अगेन चीजें याद करने वाली ज्यादा है, जिस लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड जरूर कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इसको डेली बेस पे ना याद करते जाएं, इसको पेंडिंग में ना छोड़ें, क्योंकि वंस ये पेंडिंग पे गया तो फिर ये आपके लिए अजियत बन जाएगा। तो एक ही दफा ऐसा याद कर लें कि आपको आईकैप के एग्जाम तक ये चीजें याद रहें और भूले ना, बार बार इसको रिवाइज करते रहें, सो दैट आपके जो मार्क्स हैं वो पक्के हो जाए। तो जनाब आखिरी बात करते हैं इस चैप्टर की, ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स, उसी से बात कैरी फॉरवर्ड हो रही है। जो ऑपरेटर है जिसको डीपीएस मिल चुका है, वो एस्टेब्लिश करेगा फॉलोइंग ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स जब उसको स्टेट बैंक की तरफ से लाइसेंस मिल जाएगा। क्या? वो रूल्स बनाएगा, वो प्रोसीजर्स बनाएगा रिगार्डिंग राइट्स एंड लायबिलिटीज। जो डीपीएस है वो रूल्स बनाएगा कि हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारे राइट्स क्या है, हमारी लायबिलिटीज क्या है। और जो पार्टिसिपेंट उसमें एंटर हो रहा है, जो कस्टमर उनके पास आ रहा है, उसको बताया जाएगा कि भाई हमारे साथ लेन देन करने में तुम्हें ये फाइनेंशियल रिस्क आ सकता है। वो होता है ना सब्जेक्ट मार्केट टर्म्स। हम जब भी कोई अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो हमारे सामने एक कागज आता है जिसपे बस बैंक वाले कहते हैं कि सर इसको नीचे साइन साइन करते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है। तो वहीं पे हमारी ड्यूटीज, राइट्स, लाइबिलिटीज होती हैं जो कि हमें बगैर दिखाए हमसे उन पर साइन ले लिया जाता है। कौन कौन से प्रोसीजर्स लगेंगे, क्या क्या कंट्रोल्स होंगे, कौन कौन से मेजर्स ये लोग लगाएंगे टू मेक श्योर कि रिस्क कम से कम हो। क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, सेटलमेंट रिस्क। जब भी आप पेमेंट करते हैं ना तो सबसे पहले एक क्रेडिट रिस्क होता है। क्या मतलब?
क्रेडिट रिस्क ये होता है कि बैंक आपके बिहाफ पे अगर किसी को पेमेंट कर रहा है तो बैंक हैज अ रिस्क कि भाई हो सकता है कि आप बाद में डिफॉल्ट कर जाएं, आप बैड डेट हो जाएं और आपको वो पैसे ना मिले। ठीक। लिक्विडिटी रिस्क इज कि बैंक के पास या उस इदारे के पास पैसे खत्म हो जाए। या सेटलमेंट रिस्क, आप तो एक पार्टी को पैसे दे रहे हैं, शायद दूसरी पार्टी आपको वापस से पैसे ना दे या उसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन ना दे। तो ये सारे रूल्स इंस्ट्रक्शंस बनाए जाते हैं जो कि फाइनलाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। क्या क्या क्राइटेरिया होगा वो डिसाइड कर लिया जाता है, और सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी को कैसे मेक श्योर करना है, इस चीज के ऊपर ये लोग अपनी सोच विचार रखते हैं। अब अगेन चैप्टर के अंदर टॉपिक एंड हो गया है, ये एक्ट एंड नहीं हुआ। इस एक्ट के अंदर और बहुत सारी बातें हैं, मगर आपको जो चीजें याद करनी है मैं दोबारा से आपको बता दूं। इस पेज में आपने कुछ याद नहीं करना। यहाँ पे आपने जो पहली चीज याद करनी है वो ये डेफिनेशन, जो दूसरी चीज याद करनी है वो ये, तीसरी ये ऑपरेटर की डेफिनेशन, चौथी चीज लाइसेंस वाली बातें, और ये ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स जो कि की जा सकती है। विद दैट हमारा 16वां चैप्टर खत्म होता है। कल हम लोग 17 को स्टार्ट करेंगे, मगर आपसे गुजारिश ये है कि 16 पे एक ही दफा जोर लगा के इसको खत्म करते हैं, यानी कि आप उसको इतना याद कर लें कि आपको फिर दोबारा ये चैप्टर खोलने की जरूरत पेश ना आए। आपको पता है कि जनाब आपके यहाँ से 8 या 10 नंबर पक्के हैं। तो ये जो 6 नए लॉज आपके सिलेबस में ऐड हुए हैं ये इसी तरह के हैं, क्रैमिंग बेस्ड, जिसमें लॉजिक सबसे कम है, याद करने वाला सबसे ज्यादा है। तभी इस दफा के पेपर में भी 40 मार्क्स का थ्योरेटिकल पोर्शन था, 40 मार्क्स की थ्योरी थी जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। तो अब आई कैप चाह रहा है कि बच्चा बी लॉ में आसानी से पास हो, क्योंकि ये पेपर ऊपर चला गया ग्रुप ए में, और पीआरसी या एएफसी करने के बाद जो बच्चा आएगा उसको ये पेपर कंपैरेटिवली आसान लगता है एज कम्पेयर टू FR1 या कॉस्ट अकाउंट। तो आई कैप चाहता है कि उस पेपर में पास हो। तो अगर आई कैप चाह रहा है तो फिर आपको भी चाहना चाहिए कि भाई चीजें यही हैं, याद कर लोगे नंबर ले लोगे, जितनी मेहनत करोगे उतना जल्दी पास हो जाओगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर अयाशी करें, छुट्टी करें, मिलते हैं कल 17वें चैप्टर के साथ। उसमें भी 2 लॉज हैं, तो वो भी हम पर डे बेसिस पे कवर कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।